हेलो बच्चों, मैं श्वेता राणा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑस्मोसिस शुरू किया था, जस्ट डिफ्यूज़न के बाद का प्रोसेस। ठीक है, ऑस्मोसिस में हम लोगों ने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लिया था। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हमने डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस को क्या है कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवाइज करा देती हूँ ताकि वही कोई न्यू स्टूडेंट यदि हमारे साथ इस लेक्चर में जुड़ रहा है तो उसको कहानी समझ आ जाए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूज़न का ही जो है टाइप होता है, जिसके द्वारा मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र या जिसकी सहायता से मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ क्या है, ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ अ सेलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने क्या है वहाँ पर पढ़ ली थी। अब उसी के आगे का मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी आज के लेक्चर में। देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अब हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आप लोगों को आता है पोटैटो ओस्मोमीटर का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखिए, यदि आप लोगों ने लेक्चर को देखा है तो आप लोगों को याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूट की मात्रा यदि सॉल्यूशन में क्या है, कम है, तो वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, ज़्यादा होगा। सॉल्यूट की मात्रा यदि क्या कहते हैं, सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हमने ये चीज़ जो है यहाँ पे डिस्कस की थी। रिवाइज में यहाँ पर एक बार इसलिए आप लोगों को करा रही हूँ कि जो वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट जो हमने स्टार्ट किया है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में, यहाँ आपको एक्सपेरिमेंट में वही अप्लाई करना है, तब आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोटैटो ओस्मोमीटर का एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक आलू लेना है, पोटैटो लेना है, इजीली सबके घर में मिल जाएगा। ठीक है, एक पोटैटो लेकर उसमें एक होल कर देना है, एक बड़ा सा छेद कर देना है, और इतना बड़ा छेद कर देना है कि उसके अंदर क्या कहते हैं 2-3 चम्मच जो है नमक का पानी आ जाए, सॉल्ट वाटर आ जाए। एक सिंपल बीकर के थ्रू मैं आपको ये प्रोसेस समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए देखते हैं हमने क्या करा। हमने ले लिया भैया एक बीकर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। बीकर के अंदर हमने रख दिया है यहाँ पर क्या, आलू। क्या रख दिया, आलू। बड़ा सा आलू रखूँगी भैया, बड़ा सा आलू रख दिया है यहाँ पे। और मैंने इस आलू के अंदर क्या कर दिया है, एक छेद कर दिया है, एक उसमें छेद कर दिया है। ठीक, बीकर के अंदर हम क्या भरेंगे, बीकर के अंदर रखेंगे हम वाटर। ठीक है, वाटर रखेंगे, और जो कैसा होगा, फ्रेश वाटर होगा। फ्रेश वाटर का मतलब ये है कि प्योर, एक तरीके से कह सकते हैं प्योर वाटर होगा। इसमें किसी भी टाइप का कोई भी सॉल्यूट जो है वो ऐड नहीं होगा, वो ऐड यहाँ पर नहीं होगा। सिंपल वाटर हमने यहाँ पर ले लिया है। लेकिन आलू के अंदर भैया क्या है, आलू के अंदर हमने यहाँ पे रख दिया है एक सॉल्ट वाटर, यानी कि इसमें क्या होंगे, सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, वो भी किसके, सॉल्ट के, मतलब नमक का पानी हमने इसके अंदर भर दिया है। ठीक है, और ये क्या है, आपका पोटैटो हो गया। ठीक, ये हो गया आपका पोटैटो। अब समझते हैं कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि हम देखते हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं कि आलू के अंदर जितना पानी हम लोगों ने भरा था, किसका भरा था, सॉल्ट वाटर का, हमने जितना पानी भरा था उसका क्या है, थोड़ा सा लेवल क्या है, इंक्रीज हो जाता है, उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। मैं दूसरे डायग्राम में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज दैट ये हमने डायग्राम ए ले लिया है। अब यहाँ पे हम एक और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमने क्या देखा। कुछ टाइम बाद हमने देखा कि जो बीकर हमने लिया था और जिसके अंदर क्या लिया था, हमने एक आलू लिया था, और आलू में हमने छेद करके, आलू में हमने क्या करा था, छेद करा था, और छेद में हमने कितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लिया हुआ है सॉल्ट वाटर का, इतना लेवल हमने लिया है। लेकिन थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि वो पूरे ही जितना हमने छेद किया था उसमें वो पूरा ही क्या है, पानी जो है भर जाता है। लेकिन डायग्राम ए में देखिए आप, डायग्राम ए में देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस जो है खाली दिखाई दे रहा है आलू के अंदर जहाँ पर छेद है। लेकिन डायग्राम बी में आप देखिए कि पूरा का पूरा जो छेद है वो फिल हो गया है किससे, सॉल्ट वाटर से, ये सॉल्ट वाटर होगा। ठीक है, ये आपका पोटैटो होगा, ये आपका सिंपल वाटर होगा, या मैं ऐसे कह सकती हूँ ये आपका फ्रेश वाटर होगा। ठीक है, ये है हमारा प्रोसेस।
ठीक। अब देखिए अब हुआ क्या यहाँ पे भाई, ऐसा कौन सा प्रोसेस हुआ इसके अंदर कि जितना अमाउंट हमने सॉल्ट वाटर का आलू के अंदर लिया था उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया। तो देखो बच्चों हुआ क्या कि जब हमने क्या करा, आलू को किसके अंदर रखा, बीकर के अंदर एक फ्रेश वाटर में रख दिया, सिंपल वाटर में। कहने का मतलब कि उस वाटर में किसी भी टाइप का कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं था। अब यहाँ पर समझिएगा आप, यदि किसी भी तरीके का वाटर में सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं होता है तो इस कंडीशन में वाटर पोटेंशियल क्या होगा भैया, जीरो होगा या नहीं होगा। ये चीज आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ कि यदि वाटर के अंदर किसी भी टाइप का सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स वो कैसा वाटर है, वो प्योर वाटर है। और प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं पोटैटो के अंदर जो हमने सॉल्ट वाटर भरा हुआ है, जो सॉल्ट वाटर हमने भरा हुआ है, इसमें सॉल्ट क्या है, एक टाइप का सॉल्यूट है। और जब हम किसी भी वाटर में सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का सॉल्यूट हो, तो वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस टाइम पोटैटो के अंदर जो सॉल्ट वाटर प्रेजेंट है, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कैसा हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। आई बात समझ, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि कम हो गया। आई बात समझ। तो होता क्या है कि अब हमने पढ़ा है कि भैया ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। अब ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो वाटर है वो हमेशा कहाँ से कहाँ एंट्री करता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैम ने यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो लगाई नहीं है, तो ऐसे कैसे आलू के अंदर पानी चला जाएगा। अरे भैया आलू भी क्या है, एक टाइप की सेलुलर स्ट्रक्चर ही तो है। आलू का फॉर्मेशन किसकी सहायता से हो रहा है, प्लांट की सहायता से ही हो रहा है ना, स्टेम की सहायता से ही हो रहा है। और स्टेम क्या है, एक टाइप का सेलुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो उसकी भी जो आलू की सेल होंगी बहुत सारी, उसके अंदर उनके चारों तरफ भी तो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम क्या बोलेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब क्या होता है कि जो वाटर होता है बीकर के अंदर, ये जो फ्रेश वाटर होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, आलू के छेद वाले हिस्से में एंट्री करने लगता है, और कुछ टाइम बाद हम कौन सी कंडीशन देखते हैं, हम ये कंडीशन देखते हैं। क्या देखते हैं कि छेद वाले हिस्से में जो थोड़ा सा गैप रह गया था, जिसमें हमने सॉल्ट वाटर नहीं भरा था, उसमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो पूरा का पूरा जो होल हमने किया था, जो छेद हमने किया था, वो पूरा का पूरा वाटर से भर जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्योंकि बीकर के अंदर और आलू के अंदर क्या हुआ, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ। और ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा बीकर का जो जो हाई वाटर पोटेंशियल वाला फ्रेश वाटर था वो कहाँ चला जाता है, वो आलू के अंदर जो सॉल्ट वाटर प्रेजेंट था, जिसका वाटर पोटेंशियल कम था, वो उसमें चला जाता है। और तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, जब तक कि आलू के अंदर जो वाटर है और बीकर के अंदर जो वाटर है, दोनों के बीच साम्यता स्थापित ना हो जाए, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हमें क्या ना मिल जाए, हमें इक्विलिब्रियम ना मिल जाए। आई बात कुछ समझ। देखिए कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को इतना समझना है कि हमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस करना है विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बस ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस हमें तब तक ही करना है जब तक कि दो सॉल्यूशंस के बीच साम्यता स्थापित ना हो जाए, या इक्विलिब्रियम हमको अचीव ना हो जाए। इक्विलिब्रियम क्या है कि दोनों के अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो बैलेंस है वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमने एक कंडीशन के बीकर में वाटर लिया जो फ्रेश वाटर था। अब क्योंकि यहाँ प्योर वाटर है, किसी भी टाइप का सॉल्यूट वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में जो वाटर का वाटर पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि किसी भी तरीके का सॉल्यूट ऐड नहीं है। लेकिन यदि हमने इसके अंदर एक पोटैटो रख दिया है, पोटैटो में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया है, छेद के अंदर हमने सॉल्ट वाटर रख दिया है, कहने का मतलब ये है कि आलू के अंदर हमने 2-3 चम्मच जो पानी भरा है वो कैसा है, वो फ्रेश वाटर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सॉल्ट प्रेजेंट है, नमक प्रेजेंट है, Na प्रेजेंट है, जो कि एक टाइप का सॉल्यूट है। सॉल्यूट की प्रेजेंस की वजह से आलू के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि सॉल्यूट को हम ऐड करते जाते हैं तो वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाता है। अब देखिए, जब हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि आलू के अंदर जो सॉल्ट वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल कम है
और बीकर के अंदर जो फ्रेश वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, अब होगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ आलू मेम्ब्रेन। पोटैटो के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अब होता क्या है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और बीकर के अंदर जो फ्रेश वाटर रहता है उसके मॉलिक्यूल्स आलू के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अक्रॉस करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, सॉल्ट वाटर की तरफ एंट्री करने लगते हैं या मूव करने लगते हैं। तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा छेद जो खाली रह गया था, थोड़ा सा स्पेस जो उसमें खाली रह गया था, अब वो पूरी तरीके से भर जाता है क्योंकि बीकर के वाटर में और आलू के वाटर में क्या हो चुका है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो चुका है और जो बीकर का वाटर था वो कहाँ एंट्री कर चुका है, आलू के छेद के अंदर एंट्री कर चुका है। लेकिन ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि दोनों के बीच साम्यता स्थापित नहीं हो जाती है। जैसे ही दोनों के बीच वाटर मॉलिक्यूल्स का बैलेंस जो है इक्वल हो जाएगा, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जैसे ही आलू के अंदर भरे हुए सॉल्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट सॉल्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वैसे ही ये प्रोसेस अपने आप रुक जाएगा। आई बात समझ। तो ये हो गया आपका पोटैटो ऑस्मोमीटर का एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, आगे चलें। ये तो आपका एक एक्सपेरिमेंट होगा। अब एक एक्सपेरिमेंट और आपके सिलेबस में दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं थिस्टिल फनल का एक्सपेरिमेंट। के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बच्चों, ये भी ऑस्मोसिस के को है रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया था। इसमें क्या करा था, इसमें हमने देखिए डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ। पहले हम यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक कंडीशन में हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमें रोकना है, तो हम कैसे रोकेंगे। आई बात समझ में। तो चलिए पहले हम कंडीशन ए की बात करते हैं। हम एक कंडीशन ए की बात करते हैं तो हम बच्चों क्या ले लेते हैं, एक फनल बना लेते हैं हम इस तरीके से, जो ऊपर से ओपन होगी, नीचे की तरफ ये फनल है, इस तरीके से थिस्टिल फनल इसको बोलते हैं, इसका नाम है। और क्योंकि भैया हमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस कराना है तो हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूर चाहिए। इसको हमने क्या करा, एक बीकर में रख दिया। हमने क्या करा यहाँ पे, इसको एक बीकर में रख दिया और बीकर में क्या भर दिया है, हमने क्या भर दिया है, क्या चाहिए हमें, किसके लिए हम ऑस्मोसिस का प्रोसेस करा रहे हैं बच्चों, वाटर। तो हमने बीकर में क्या भर दिया है, हमने वाटर भर दिया है। और ये कैसा वाटर है, ये फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मैं इसलिए यहाँ पर बार बार लिख रही हूँ क्योंकि बीकर के अंदर भरे हुए वाटर में किसी भी टाइप का कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है। आप इसे प्योर वाटर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए हमने बीकर लिया, एक थिस्टिल फनल लिया। थिस्टिल फनल का जो ऊपर वाला एरिया है वो ओपन है, लेकिन जो इसके एंडिंग है, जो नीचे वाला एरिया है, इसमें एक मेम्ब्रेन अटैच है। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए आप यहाँ सिलेक्टिवली नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हमें क्यों चाहिए, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि भैया हमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस करना है और ऑस्मोसिस का प्रोसेस हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। चलिए अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं हम, अब हम देखेंगे कि हाँ सॉरी, यहाँ पे अभी हमें फनल के अंदर क्या भरना है, फनल के अंदर हमें भरना है शुगर सॉल्यूशन। अब क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है तो नॉर्मल सी बात है कि वाटर तो प्रेजेंट है ही, लेकिन वाटर के अंदर और क्या प्रेजेंट होगा, वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या है आपका वाटर है। और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर बना रहे हैं ये शुगर सॉल्यूशन। ये क्या है, ये है आपकी थिस्टिल फनल है, ठीक है। स्टैंड भी यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे आप बीकर के अंदर शुरू को, इतना सब कुछ मैं नहीं बना रही, बस मैं तो आपको यहाँ पे एक प्रोसेस समझाना चाह रही हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि ये ओपन है, वाटर इसके अंदर मूवमेंट कर रहा है भी, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है तो इसके भी तो पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। तो इस टाइम इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा प्रेशर होगा,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हम अपनी तरफ से कोई इस पर एक्सटर्नल प्रेशर अभी नहीं लगा रहे हैं। कंडीशन ए में अभी हम अपनी तरफ से कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, इस पे वायुमंडलीय दाब लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। आई बात समझ? अब देखिए, अब बीकर के अंदर भरा हुआ है फ्रेश वाटर, दैट मीन्स प्योर वाटर, और प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बच्चों? 0 होता है। आई बात समझ? इतना क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए, फनल के अंदर भरा हुआ है, थिस्टिल फनल के अंदर भरा हुआ है हमारा शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन दैट मीन्स वाटर प्रेजेंट होगा और उसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। शुगर मॉलिक्यूल्स आर वर्क एज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो शुगर दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली में किसकी तरह वर्क कर रहा है? वो वर्क कर रहा है सॉल्यूट की तरह। ठीक है, सॉल्यूट की तरह। जैसे कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में देखा था कि जब बीकर के अंदर फ्रेश वाटर प्रेजेंट था तो वहाँ का वाटर पोटेंशियल 0 था, लेकिन आलू के अंदर जो सॉल्ट वाटर प्रेजेंट था तो उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट था सॉल्ट की फॉर्म में, तो वहाँ का जो वाटर पोटेंशियल कैसा हो गया था? डिक्रीज हो गया था। सेम कंडीशन आपको यहाँ भी अप्लाई करनी है। बीकर में यहाँ पर फ्रेश वाटर है या प्योर वाटर है, तो इस कंडीशन में यहाँ का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। लेकिन फनल के अंदर हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। दैट्स वाई यहाँ का शुगर सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बच्चों? वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं कि फनल के अंदर जो ये क्या है? इनिशियल लेवल है। इनिशियल लेवल है किसका? शुगर सॉल्यूशन का। इनिशियल लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन। मतलब अभी तक हमने क्या है? इतना लेवल यहाँ पर भर दिया है किसका? शुगर सॉल्यूशन का। अब हम अपनी तरफ से क्या है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन और नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं? कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो इनिशियल लेवल ऑफ शुगर था वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ से आपको रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करती हूँ कि इनिशियल लेवल क्या है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है किसका? शुगर सॉल्यूशन का। जो अब तक यहाँ था वो बढ़कर इतना हो जाता है। तो अब यहाँ पर सोचने की बात है कि भैया हम तो भर कर नहीं गए आगे का शुगर सॉल्यूशन, हम तो सिर्फ इनिशियल लेवल पे उसको ठहरा कर चले गए थे। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस हुआ बिटवीन फनल एंड बीकर? वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फनल के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल था वो इंक्रीज हो गया। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ? यहाँ पर प्रोसेस हुआ ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब दिमाग में पता यहाँ पे क्या आ रहा होगा? ये भी तो आ रहा होता कि मैम यहाँ पे हम ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस भी तो कर सकते हैं। तो बच्चों मेरे डिफ्यूजन का प्रोसेस यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए हमें किसी भी टाइप की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। और हम एक्सपेरिमेंट में किसका यूज़ कर रहे हैं? हम एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। कहने का मतलब ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में भी कौन सा प्रोसेस होगा? ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस के प्रोसेस होने की वजह से बीकर के अंदर का जो फ्रेश वाटर था वो कहाँ एंट्री करने लगता है? वो फनल में एंट्री करने लगता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आई बात समझ? किसी को कोई डाउट? दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। बीकर के अंदर जो फ्रेश वाटर था उसका जो वाटर पोटेंशियल था वो 0 था, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर किसी भी टाइप का सॉल्यूट ऐड नहीं होता है, जिस वजह से इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 है। लेकिन फनल के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है उसका वाटर पोटेंशियल क्या है? डिक्रीज हो चुका है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या है यहाँ पे? शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में कि भैया ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस में होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका क्या है, जिनका हाई वाटर पोटेंशियल है वो तुरंत कहाँ भागने लगते हैं? वो तुरंत उस सॉल्यूशन की तरफ भागने लगते हैं जिनका वाटर पोटेंशियल कम होता है। और हम यहाँ
यहाँ पढ़ रहे हैं कि थिस्टिल फनल के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है उसका वाटर पोटेंशियल कम है। तो अब होगा क्या, अब होगा यही बच्चों की फ्रेश वाटर जो है वो धीरे धीरे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से फनल के अंदर एंट्री करने लगता है। प्रोसेस होता रहता है जिससे थिस्टिल फनल के अंदर शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है ये बात? किसी को कोई डाउट? यहाँ पर आपको अभी एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि अभी हम जब कंडीशन बी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर हमने अभी प्रोसेस रोका नहीं है। यहाँ पर अभी ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, वाटर बीकर से थिस्टिल फनल में ट्रांसफ़र हो रहा है। और यहाँ इस प्रोसेस में कंडीशन ए में अभी किसी भी टाइप का हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं वो किसके हेल्प से कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो, किसी भी तरीके का प्रोसेस हो, यदि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है, मॉलिक्यूल्स यदि मूव कर रहे हैं, चाहे वाटर के हो, चाहे मिनरल्स के हो, चाहे फूड पार्टिकल्स के हैं, चाहे हार्मोन्स के हों, तो वो यदि हम उस पर कोई भी बाह्य दाब नहीं लगा रहे हैं, कोई किसी भी तरीके का एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पर नहीं लगा रहे हैं और मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, तो डैट मीन्स उस कंडीशन पर वहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई कंडीशन ए की। कंडीशन ए में हमने क्या देखा? कंडीशन ए में हमने समझ लिया है कि हाँ भैया, थिस्टिल फनल का जो शुगर सॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बिटवीन बीकर एंड थिस्टिल फनल विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस कब तक होगा? जब तक इक्विलिब्रियम हमको अचीव नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब जब तक दोनों सॉल्यूशन के बीच साम्यता स्थापित नहीं हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को रोकने के लिए भी तो हमें कुछ करना होगा। समझ रहे हैं ना आप? अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है वो बीकर से भरे जा रहा है और हम उसको नहीं रोकेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि वो बाहर निकल के भाग जाएगा। राइट? सॉल्यूशन को हमें बैलेंस करना है और बैलेंस हो चुका है, लेकिन बैलेंस होने के लिए भी क्या है, यदि हमें प्रोसेस को रोकना है, बैलेंस होने के बाद हमें प्रोसेस को रोकना है, तो कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना कि भैया अब जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो रुक जाए, जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र है वो दोनों सॉल्यूशन के बीच रुक जाए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम ना एक अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं पिस्टन की सहायता से। जैसे कि मैंने जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस वहाँ समझाया, जब वाटर पोटेंशियल वाला लेक्चर आप लोगों को समझाया था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टाइप का हमें यदि बाहर से किसी भी सॉल्यूशन पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है तो वो हम एक मतलब एक टूल की सहायता से लगाते हैं जिसे हम पिस्टन कहते हैं। तो वही पिस्टन का यूज़ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो क्या मुझे दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा या यही आप मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके यही समझ लेंगे? चलिए यही समझाने की आप लोगों को कोशिश करती हूँ। देखिए कंडीशन ए में क्या है, अब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस अभी रुका नहीं है। अब क्या है, अब हम चाहते हैं कि हमें इस प्रोसेस को रोकना है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हमें इस प्रोसेस को भैया रोकना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम कंडीशन बी ले लेते हैं। कंडीशन बी लेंगे और बी में हम क्या करेंगे, हम भैया बी में करेंगे हम पिस्टन की सहायता से, किसकी सहायता से? पिस्टन की सहायता से एक एक्सटर्नल प्रेशर जो है फनल के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन की सहायता से हम फनल के अंदर अप्लाई करेंगे ताकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो बीकर और फनल के बीच हो रहा है वो रुक जाए। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, बता रही हूँ कि यदि आप लोगों के दिमाग में ये चले कि यहाँ पर हम एक्सटर्नल प्रेशर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल प्रेशर इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक सके। तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं? फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ ऑस्मोसिस।
ठीक है बच्चों, आई बात समझ? कोई डाउट? यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, अरे भैया हमारा मन कर रहा है कि हमें ऑस्मोसिस की क्रिया को अब नहीं करना है, हमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है, हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स को रोकना है, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से पिस्टन की सहायता से एक एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हैं, और ये एक्सटर्नल प्रेशर हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है वो रुक जाए। आई बात समझ? इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये जो प्रेशर हम ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए अप्लाई करते हैं, दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर एक टाइप का एक्सटर्नल प्रेशर है जो ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाता है। आई बात समझ? देखिए अब होता क्या है, अब होता ये है कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को प्रेशर की सहायता से फनल को क्या करने लगते हैं, पुल करने लगते हैं, उसे दबाने लगते हैं, पिस्टन को इस तरीके से दबाएंगे तो एक क्या होता है कि जोर पड़ता है, मतलब प्रेशर पड़ता है किसके अंदर, थिस्टिल फनल के अंदर, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स बीकर से फनल में ट्रांसफर हो रहे थे वो क्या है, अब वो रुक जाते हैं। मतलब बिल्कुल प्रेशर पड़ेगा ना, प्रेशर पड़ गया, प्रेशर पड़ने की वजह से अभी ऊपर पुशअप नहीं कर पा रहे हैं अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या करते हैं, प्रेशर पड़ने की वजह से वो बीकर से थिस्टिल फनल में मूव करने से रुक जाते हैं, मतलब वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा था ऑस्मोसिस का वो अब स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। किसकी सहायता से? एक्सटर्नल प्रेशर की सहायता से। एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे भी हम साई पी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिस तरीके से हम प्रेशर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे भी हम यहाँ पर साई पी से ले लेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होता है। ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ रही है? मैं क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं उसे हम साई पी से डिनोट करते हैं, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल? ये कुछ याद आ रहा है? हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, वाटर पोटेंशियल की जब मैंने रिलेशन पढ़ाया था, वाटर पोटेंशियल में मैंने एक इक्वेशन पढ़ाई थी, यदि आप लोगों को याद हो। अब देखिए मैं यहाँ से ये रब कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर आगे किसकी रामायण लिख सकूँ। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी वाटर पोटेंशियल में कि जो वाटर पोटेंशियल है वो हमेशा इक्वल होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के एंड प्रेशर पोटेंशियल के। ये इक्वेशन आप लोगों को याद है? ठीक है, ये तो हमने कंडीशन अप्लाई करी थी जब हम वाटर पोटेंशियल पढ़ रहे थे। लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि थिस्टिल एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर पड़ रहा है ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए, एक्चुअली में वो क्या है, इक्वल होता है किसके, सॉल्यूट पोटेंशियल के। और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो उसकी सॉल्यूट पोटेंशियल होती है। तो कहने का मतलब ये है थिस्टिल फनल के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है और उसमें जो, तो कहने का मतलब ये है कि थिस्टिल फनल के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है उसके अंदर जो शुगर की फॉर्म में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनका जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, वो इक्वल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। यहाँ पर ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ना कि पोटेंशियल प्रेशर है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है,
अब देखिए, अब यदि यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ भैया कि जो सॉल्यूट है और सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो लगाए जाने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हमें उतने ही ऑस्मोटिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी जितने उसके अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। इस बात को हम इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर यही तो पढ़ रहे हैं ना कि ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है वो उसके सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। तो वी कैन से डेट कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उतना ही लगाना ज़रूरी है जितना कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देखिए, हम ऐसा कह सकते हैं कि सपोज डैट जो थिस्टिल फनल के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर जो शुगर की फॉर्म में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सपोज डैट वो क्या हो गया, उनकी जो संख्या हो गई वो कैसी हो गई, सब मान लीजिए -10 है, -10 पास्कल है। -10 पास्कल के अमाउंट में जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो थिस्टिल फनल के अंदर भरे हुए हैं। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो थिस्टिल फनल पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जा रहा है वो भी कितना होता है, 10 पास्कल होता है, 10 पास्कल होता है। अरे भैया, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने चलो ये तो समझा दिया कि हाँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है भैया वो सॉलिड पोटेंशियल के इक्वल होता है। अब यहाँ पर यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सॉलिड पोटेंशियल होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। ये इसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि मुझे पॉजिटिव होना ही नहीं है, मैं हमेशा हर कंडीशन में नेगेटिव ही रहूँगा, केवल स्टैंडर्ड कंडीशन को छोड़कर। लेकिन यदि हम वाटर पोटेंशियल की बात करें और यदि हम प्रेशर पोटेंशियल की बात करें, प्रेशर पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल दोनों ही इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये कीड़ा उठ रहा होगा कि जो वाटर पोटेंशियल जो यहाँ पर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर लिया है ये हमने पॉजिटिव ही क्यों लिया है, यहाँ पर हमने नेगेटिव क्यों नहीं लिया है। आ रही है कुछ दिमाग में ये बात? अरे भाई, खोल के बैठे हो दिमाग को अपने, तो ये चीज़ दिमाग में आ रही है कि यहाँ पर हमने जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो यहाँ पर साइन लिया है, हमने यहाँ पर ये पॉजिटिव ही क्यों लिया। ये बात आ रही है दिमाग में? नहीं आ रही है तो जाओ मुँह धो के आओ, अपनी आँख वाँख खोल के बैठो। नहीं आ रही है तो भाई, क्योंकि ये चीज़ में आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव तो चलो हमने पढ़ लिया, ये रूल है कि जो सॉलिड पोटेंशियल है वो नेगेटिव ही होगा, वो कभी ना तो बढ़ सकता है ना घट सकता है, ठीक है। लेकिन इसके घटने और बढ़ने से प्रेशर और वाटर पोटेंशियल जरूर इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए, अब यदि आपने इससे पहले वाला लेक्चर यदि देखा होगा वाटर पोटेंशियल वाला, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो दो कंडीशन में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। प्रेशर को हम या तो खींच सकते हैं तब प्रेशर लगेगा, या हम किसी चीज़ को धक्का दें, पुश करें तब प्रेशर लगेगा। समझ रहे हो ना? प्रेशर हमें दो कंडीशन पे अप्लाई करना होगा, या तो हम किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, या हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब हम किसी चीज़ को खींच देते हैं, खींचते वक्त यदि प्रेशर लग रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से। लेकिन यहाँ पर यदि हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो प्रेशर लगेगा हमेशा पॉजिटिव में। अब यहाँ पर पिस्टन की सहायता से हम थिस्टिल फनल में भरे हुए शुगर सॉल्यूशन को क्या खींच रहे हैं? बताइए, क्या खींच रहे हैं? नहीं ना, हम क्या कर रहे हैं, उसे पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, दबा रहे हैं, ताकि प्रेशर पड़े किस पर? वाटर मॉलिक्यूल पर, और वाटर मॉलिक्यूल बीकर से थिस्टिल फनल में ना जा पाए, ऑस्मोसिस की क्रिया ना हो पाए। तो अभी ना हमने पढ़ा कि यदि खींचेंगे तो नेगेटिव, और पुश करेंगे, दबाएंगे या धक्का लगाएंगे तो पॉजिटिव। और यहाँ पर हम पिस्टन की सहायता से ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए क्या लगा रहे हैं? पुश कर रहे हैं, प्रेशर को धक्का लगा रहे हैं। तो इस वजह से जो यहाँ पर साइन लिया गया है बच्चों, वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आई बात समझ? किसी को कोई डाउट? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं
कि ऑस्मोटिक प्रेशर का और सॉल्यूट पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बच्चों, अपोजिट होती है। आई बात कुछ समझ? देखिए मैंने कुछ इसमें जो है फारसी बात नहीं बोल दी है, मैंने सिंपल सी आप लोगों को बात समझाई है। जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, यानी कि जो संख्यात्मक आधार होगा वो सेम होगा। देख रहे हैं ना, हम यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। सॉल्यूट की संख्या हमारे पास जितनी होगी उतना ही हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। आई बात समझ? किसी को कोई डाउट? एक बात और समझिए। अब देखिए मैंने क्या बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर होता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के या सॉल्यूट पोटेंशियल के। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो वो इफेक्ट करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना कि यदि सॉल्यूट पोटेंशियल को या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन को यदि हम इंक्रीज करें, यदि हम डिक्रीज करें, या तो हम इंक्रीज करें या हम डिक्रीज करें, दोनों ही कंडीशन ऑस्मोटिक प्रेशर को इफेक्ट करेगी। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हम सॉल्यूशन के अंदर जितने सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड करेंगे उतने ही हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यदि हम जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और यदि हम सॉलिड पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल बात यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर? ये बात हो गई हमारी ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस के बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा जो है शुरू से लेकर अब तक जो है रिवीजन करा देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या है आज के लेक्चर में। ठीक है, जल्दी से हम एक क्विक सा जो है रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कुछ भी जो है डाउट ना रहे, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रहे। हमने बस सिंपल सी बात हमने क्या पढ़ी है, हमने सिंपल सी बात सबसे पहले हमने पढ़ी कि भैया ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी है। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी कि यदि हमें किसी भी फिगर के अंदर ले लो या किसी भी एक्सपेरिमेंट में ले लो या किसी भी वाटर सिस्टम में ले लो, यदि हमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है तो वहाँ पर हमें एक एक्सटर्नल प्रेशर जो है अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल प्रेशर जो है अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात हमने सीखी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, सॉल्यूट पोटेंशियल के, सॉल्यूट पोटेंशियल के। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे याद रखना कि सॉलिड पोटेंशियल को हम एक और नाम से जान सकते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा किसके बराबर होता है, सॉलिड पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर के पोटेंशियल के बराबर होता है। एक बात हम लोगों ने क्या जानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा यदि हम सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और उसे हमें डिक्रीज करना पड़ेगा यदि हम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर टोटली डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ज़्यादा है तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कम है तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर कम लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक चीज़ हम लोग यहाँ पर ये पढ़ी। ठीक, अब यदि हम फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इफ़ेक्ट करते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, यदि हम उनकी बात करें तो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है टेम्परेचर, एक वही होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है,
टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज़ करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की, तो यदि इन्हें हम इंक्रीज़ करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो क्या है, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना ऑस्मोटिक प्रेशर हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ताकि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को ये क्या है हम रोक सकें। आई बात समझ? किसी को कोई डाउट? इस लेक्चर को आप लोग देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर को आप लोग देखिए, ऑस्मोसिस की जो पूरा प्रोसेस है आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप सो, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।